बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस और केमिकल पोटेंशियल। अब जब हम केमिकल पोटेंशियल और मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जो कि एक्चुअली हमें क्या बताती है, फेज यानी फिजिकल चेंजेस बताती है, फेज बाउंड्रीज के बारे में बताती है। अगर हमारे पास एक कंडेंस फेज है, इस तरह सॉलिड है, और उनके वेपर्स, इनके दरमियान जो है जो चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस खासकर, उसके बारे में ये इक्वेशन हमें बताती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है, इस तरह आप लोगों को पहले भी बताया था जब हम वन हाफ इक्वेशन डिस्कस कर, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन और वन हाफ इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। सो उस टाइम हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, ये इक्वेशन नंबर 18। और क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है, जब सॉलिड और वेपर्स जो है क्या हो, सॉलिड या लिक्विड अपने वेपर्स के साथ यानी सब्लिमेशन हो रही हो या वेपराइजेशन हो रही हो, तो उस वक्त जो है उसको बताने के लिए हम ये इक्वेशन नंबर 18 यूज़ कर सकते हैं। यानी जो वन हाफ इक्वेशन है, वो एक्चुअली क्वांटिटेटिवली हमें बताती है क्या, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इस चीज़ को ये इक्वेशन बता सकती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। अब हम जो है डिटेल में ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो फेज बाउंड्रीज हैं ये क्या है, और क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये हम कैसे इसको जो है करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है। सो जो वन हाफ इक्वेशन जो है, उसको हम जब उसको सॉलिड लिक्विड यानी मेल्टिंग इक्विलिब्रियम को अप्लाई करते हैं, तो उस वक्त जो है ये सेटिस्फैक्ट्री उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसलिए हम अब डिटेल में पढ़ेंगे क्या, क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो हमने कल स्टडी किया था कि हमारे पास जब भी दो फेजेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उनकी केमिकल पोटेंशियल जो है वो क्या होगी, सेम। इन द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री क्या है, द प्रेशर एंड टेम्परेचर एट विच टू फेजेस को कैन को एग्जिस्ट। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेज बाउंड्री। सो ये हमें कैसे पता चलेगा कि फेज बाउंड्री जो है उसको हम कैसे लोकेट करेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे कि हम देखेंगे कि इनकी केमिकल पोटेंशियल जो है वो सेम है या नहीं है। तो जब भी दो फेजेस इक्विलिब्रियम में होंगे, तो उनकी केमिकल पोटेंशियल बराबर होगी। यानी अगर अल्फा एक फेज है, तो उसकी जो केमिकल पोटेंशियल है म्यू, वो बराबर होगी बीटा फेज की। ठीक। सो इसी इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है, वो हमें क्या बताती है, फेज बाउंड्री के बारे में बताती है। ठीक। सो इसको कैसे हम मालूम करें कि हमें क्या करना चाहिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। यानी हम प्रेशर और टेम्परेचर का एक कर्व जो है वो ड्रा करेंगे। तो जो सेकंड मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, उसमें भी यही यानी स्लोप है किसका, चेंज इन प्रेशर टू चेंज इन टेम्परेचर, तो यही है ना। सो ये चीज़ जो है, यानी सेकंड थर्मोडायनेमिक रिलेशन से भी हम ये मालूम कर सकते हैं कि जब हमारे पास चेंजेस होगी प्रेशर और टेम्परेचर में, इन्फिनिटेसिमल चेंजेस होगी, तो इसी तरह केमिकल पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, लेकिन
जब इक्विलिब्रियम पे सिस्टम आएगा तो फिर उसकी इक्विलिब्रियम जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सो कैसे जो है फेज बाउंड्री के लिए स्लोप को हम कैसे मालूम करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डी जी है वो किसके बराबर है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है वो वी डी पी माइनस एस डी टी इसके बराबर। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मोलर गिब्स फ्री एनर्जी है एक कंपोनेंट की अगर बात हो रही है तो वही हमारे पास किसके बराबर है, उसकी केमिकल पोटेंशियल के बराबर है। फिर हमने केमिकल पोटेंशियल की डिफिनीशन में ये चीज़ इंक्लूड की थी कि अगर हमारे पास बाइनरी सिस्टम है तो उसमें हमारे पास अगर ए बी है, क्या है, सिस्टम में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी हम केमिकल पोटेंशियल जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसको कैसे लिखेंगे और केमिकल पोटेंशियल उसकी कैसे बताएंगे। अब इसी इक्वेशन को अगर हम देख ले तो इस इक्वेशन में हम अगर इस इक्वेशन को हम अल्फा और बीटा यानी इसके लिए सॉल्व कर लें, इसके लिए अल्फा और बीटा के लिए, सो जो मोलर वॉल्यूम होगा इधर वो अल्फा का होगा और चेंज इन प्रेशर, इसी तरह मोलर एंट्रोपी होगी और चेंज इन प्रेशर होगी। इसी तरह जो है ये क्या है कि बीटा कंपोनेंट के लिए वी, तो जब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम है तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या होंगे, इनकी केमिकल पोटेंशियल बराबर हो। तो जो चेंज हम प्रेशर और टेम्परेचर में जो इन्फिनिटेसिमल चेंज ला रहे हैं तो वो ऐसे मतलब सिस्टम जो है उसकी फाइनल जो केमिकल पोटेंशियल है वो क्या होगी, बराबर। ठीक, अब इस डायग्राम को देख लो, ये हमारे पास जो है ए पर एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम, इस ए पोजीशन ये हमें बता रहा है। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब कर लें, कैसे डिस्टर्ब कर लें कि इसको हम पॉइंट बी तक ले जाएं तो क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज आएंगे, तो इसी तरह प्रेशर में भी चेंज आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को बताने के लिए अब ये जो वाई एक्सिस में चेंज है और एक्स एक्सिस में चेंज है तो यही क्या है, हमारा स्लोप है ना। तो इस चीज़ को हम जो है क्या करेंगे, इवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। अब जो एस एम अल्फा और एस एम बीटा है तो ये मोलर एंट्रोपी ऑफ अल्फा फेज है और मोलर एंट्रोपी ऑफ बीटा फेज, यानी टू फेज इसकी क्या है, एंट्रोपी। सो उसकी मोलर वॉल्यूम जो है यानी इसी इक्वेशन, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन इसमें वॉल्यूम को, वॉल्यूम टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे और एंट्रोपी को दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंट्रोपी है सेकंड लॉ से वो है ना, तो उसमें टेम्परेचर दोनों में डेल्टा टी जो है वो कॉमन है, बाहर आ जाएगा। इसी तरह जो फर्स्ट लॉ है उससे हमारे पास वी डी पी है तो उसमें प्रेशर कॉमन है, वो बाहर आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि ये जो है बीटा फेज की जो एंट्रोपी है उसमें से अल्फा फेज की नहीं, तो ये चेंज इन एंट्रोपी, सो ये एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन है कि मतलब एक फेज से दूसरी फेज में जो ट्रांजिशन हो रही है तो एंट्रोपी चेंज हो रही है। अगर सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, लिक्विड है तो उसकी ज़्यादा होगी, अगर वेपर्स है तो उसकी सबसे ज़्यादा, यानी गैसियस फेज की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, इसी तरह जब अगर हम देख ले तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम फिर लिक्विड का वॉल्यूम है फिर गैस का वॉल्यूम, तो गैस का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मीन्स चेंज होगा। सो वॉल्यूम ट्रांजिशन होगी और हमारे पास एंट्रोपी ट्रांजिशन। तो इसी को हम रीअरेंज कर ले, सो प्रेशर चेंज और टेम्परेचर चेंज, यानी टी को इधर ले आए और वी को इस साइड पे ले आए, तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आती है, ये अगर आप लोग देख ले कल वाला लेक्चर तो उसमें ये हमारे पास जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं उसमें से भी इस तरह की एक इक्वेशन आती है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्लैपेरॉन इक्वेशन। सो क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है ये क्या है, इज एन एग्जैक्ट एक्सप्रेशन फॉर द स्लोप ऑफ फेज बाउंड्री। एक फेज बाउंड्री है
यानी एक फेज से दूसरी फेज, उन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री है उसको बताने के लिए एक एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, यानी इसकी ये स्लोप बताने के लिए जो है ये हमारे पास एक क्या है, एक इक्वेशन है या एक्सप्रेशन। अब जो है हम क्या करें कि इसी इक्वेशन को हम अगर मोर प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, यानी हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स तक, मतलब टेम्परेचर के रिस्पॉन्स, टेम्परेचर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं और फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को देखना चाहते हैं, तो हम इस इक्वेशन को यू बी यानी इसको इन्वर्ट करते हैं तो इस तरह लिखते हैं। अब ये तो हम डिस्कस कर रहे थे फेज बाउंड्रीज यानी जनरली अल्फा और बीटा की। अब अगर हमारे पास सॉलिड लिक्विड बाउंड्री हो, यानी सॉलिड लिक्विड फेजेस हो, तो अब जो एंट्रोपी है, सॉरी हाँ, अब जो एंट्रोपी है तो एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन हमारे पास कौन सी होगी, फ्यूजन, यानी जो सॉलिड है लिक्विड में जा रहे तो इसको इसकी जो इंथैल्पी होगी एंट्रोपी पर आगे बराबर है डेल्टा क्यू बाई टी। अब क्यू हमारे पास हीट कौन सी है, हीट ऑफ फ्यूजन। सो इसी की जगह यानी जहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन को आप लोग लेते क्लेपेरॉन इक्वेशन, तो एंट्रोपी की जगह हम क्या लगा लेंगे, डेल्टा एच बाई टी। सो इधर हमने डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन लगा क्योंकि सॉलिड लिक्विड बाउंड्री की बात हो रही है और टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसी इक्वेशन को हम लिक्विड वेपर बाउंड्री के लिए कैसे लिखेंगे, ये इधर मैंने ऊपर से कॉपी किया है, तो ये इधर आप लोगों ने क्या लिखना है, लिक्विड वेपर बाउंड्री। ये चेंज नहीं कर सका तो ये आप लोग फिर कंसिडर कर ले लिक्विड वेपर बाउंड्री। तो लिक्विड वेपर बाउंड्री का जो स्लोप है वो हमारे पास क्या होगा, यानी अब जिस तरह इधर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है तो इधर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगी, और इसी तरह टेम्परेचर, और इधर वॉल्यूम ऑफ फ्यूजन होगा तो इधर वॉल्यूम ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वेपर्स का जो है। अब हम हमें पता है कि नॉर्मली जो वेपर्स का या गैस फेज का वॉल्यूम है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है किसके मुकाबले में, लिक्विड या सॉलिड के मुकाबले में। तो हम क्या करते हैं कि हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसियस फेज या वेपर्स के बराबर है। तो हम वॉल्यूम को जो अगर ये आइडियल गैस है तो इसको हम रिप्लेस करते हैं आर टी ओवर पी से। तो इसी इक्वेशन में ये जो डेल्टा वी पी है इसको हम रिप्लेस करते हैं किससे, मोलर वॉल्यूम से, और फिर ये यानी ये दो अप्रोक्सीमेशन हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। प्रेशर ये अब तीसरे बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा आर टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन आ रही है तो हमें पता है कि ये इंटीग्रल हम मतलब ये चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन है ऊपर और नीचे उस ऊपर फंक्शन का डिफरेंशियल है, नीचे फंक्शन है, तो ये हमारे पास डी नेचुरल ऑफ एक्स के बराबर है। तो इसी को हम जो है अप्लाई करते हैं। अब इधर ये फंक्शन है, ठीक है, तो ये पी इधर आ जाएगा ना, तो इसको हम यू लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डी नेचुरल लॉग पी, और ये आगे बराबर हो जाएगा किसके, यानी ये पी इधर आ जाएगा, टेम्परेचर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, डी नेचुरल लॉग पी और डी टी। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। और ये इक्वेशन जो है इसमें हमने ये दो अप्रोक्सीमेशन की है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एन अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन फॉर बाउंड्री बिटवीन कंडेंस फेज एंड एट्स वेपर्स। सो कंडेंस फेज और वेपर्स के दरमियान की जो बाउंड्री है उसके लिए ये एक अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें हमने ये दो अप्रोक्सीमेशन की। अब इसी इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद जो है क्या कर सकते हैं, फेज बाउंड्रीज के लिए की लोकेशन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करते हैं इसी इक्वेशन को। तो जब हम इसको इंटीग्रेट टेम्परेचर को इधर ले आएंगे तो इसको हम यू लिख लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा क्योंकि इसमें +1 ऐड करेंगे, इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करेंगे। तो +1 जब करेंगे तो -1 बच जाएगा, तो ये नीचे आके 1/t हो जाएगा। इसको अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई कर लेंगे और ये जो माइनस है ये इधर आगे आ जाएगा। अब ये लॉग का रूल है, लॉग b माइनस लॉग a, तो ये हम लॉग ए बी लिख सकते हैं। तो ये लॉग p2 बाई p डिवाइड, सॉरी, लॉग लॉग ए
माइनस, हाँ, लॉग लॉग बी माइनस लॉग ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग बी बाई ए। सो इसको हमने इधर लिख लिया, तो ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, अगर दो टेम्परेचर की बात हो रही है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब सॉलिड वेपर बाउंड्री बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप लोग इस डायग्राम को देख ले, जो फिगर 2 है, इसमें अगर हम देख ले तो हमारे पास जो सॉलिड वेपर का मतलब सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन में इसका मतलब ये हो गया कि सब्लिमेशन में जो एंट्रोपी चेंज है वो ज़्यादा है, तो इसकी इंथाल्पी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो सब्लिमेशन की इंथाल्पी है ये बराबर है फ्यूजन की इंथाल्पी और वेपोराइजेशन की इंथाल्पी के सम के बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस डायग्राम को देख लें, ये इसमें ये पॉइंट जहाँ पर ये वेपर फेज है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड, ये तीनों इधर को एग्जिस्ट करते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट। तो ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, चूँकि क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फेज चेंज, फिजिकल, खासकर फिजिकल फेज चेंजेस के लिए और बाउंड्री लोकेशन के लिए। तो कल हम चूँकि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो सेकंड रिलेशन को अगर आप लोग कंसिडर कर लें तो इससे ये क्लैपेरॉन और क्लासिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन जो है, यही अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करके हम इजीली डिराइव कर सकते हैं। सो ये स्टडी कर ले और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।